हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु विद्या केयर इंस्टीट्यूट। जो सीरीज अपनी रेडियोग्राफर वैकेंसी एग्जाम के लिए चल रही थी, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स थे, लाइक ईएसआईसी की वैकेंसी जो निकली हुई है, डीएसएसबी की वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसीज हैं, इवन अदर स्टेट की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, उन सब के लिए खासकर एम्स और पीजीआई की भी मैं बात कर रहा हूं। रेडियोग्राफर के लिए आपका एनाटॉमी की जो सीरीज चल रही थी, तो आज अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपकी डार्क रूम की। डार्क रूम के अंदर जिन लोगों ने जोधपुर एम्स का पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि डार्क रूम के अंदर प्रोबेबली 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच का एक वेटेज रहा, जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सीधे पूछे गए थे, कुछ की लैंग्वेज बहुत ज्यादा घुमा दी गई थी, जिस हिसाब से क्वेश्चन टिपिकल लग रहा था। तो अपन उन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। अपनी जो सीरीज रहेगी बाकी सभी क्लासेस से थोड़ी हटकर रहेगी, क्योंकि आज अपन कुछ माइंड मैप्स डिस्कस करेंगे। माइंड मैप्स का मतलब होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं उसकी 5 या 6 मिनट के अंदर अपन एक समरी जो है, अपनी थ्योरी है, उसकी समरी पढ़ेंगे और समरी के बाद में अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि क्वेश्चंस कहां से उठाए हुए हैं, इनका सोर्स क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले जो मेरे द्वारा बनाए हुए माइंड मैप्स है उनके अंदर देखिए, ये जो माइंड मैप्स हैं बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ बनाए हुए हैं। आप अगर केवल इनको पढ़ लेते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपसे छूट जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं आज के माइंड मैप्स के साथ। दोस्तों, डार्क रूम का पहला जो पॉइंट है आज अपने पास यहां पे, वो है डार्क रूम का लेआउट। लेआउट का मतलब होता है रूपरेखा, यानी डार्क रूम किस हिसाब से जो रूम होता है वो बनाया जाता है। पहले तो बात करेंगे, आई थिंक कि अगर आप एक लेक्चर ले रहे हो तो आपकी डार्क रूम की पहले से जो थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट होगी। अगर नहीं है तो यूट्यूब के सेक्शन के अंदर लाइव सेशन में जाइए, डार्क रूम की पूरी क्लास वो आप ले सकते हो। अपन यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क रूम कहाँ होता है? सबसे पहली बार आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपका डार्क रूम और ये है आपका एक्सरे रूम। तो यहां से पहली चीज समझ में आई कि जो एक्सरे रूम है इसके बहुत ज्यादा नियर बाई रहेगा आपका डार्क रूम। ऐसा क्यों होता है? ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। दोस्तों, होता क्या है, एक्सरे रूम के अंदर इमेज ली जाती है, यानी कोई भी बॉडी पार्ट की इमेज कहां ली जाएगी? आपकी एक्सरे रूम के अंदर। और इस इमेज की प्रोसेसिंग की जाती है डार्क रूम में। कहने का मतलब, डार्क रूम को कहा जाता है फिल्म प्रोसेसिंग रूम। फिल्म प्रोसेसिंग रूम का मतलब होता है जहां पे फिल्म को प्रोसेस करा जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे जो इमेज मिलती है, इस इमेज का नाम होता है दोस्तों लेटेंट इमेज। और डार्क रूम के अंदर प्रोसेसिंग के बाद में ये इमेज कन्वर्ट होकर बन जाती है विजिबल इमेज। दोस्तों, अगर क्या हो कि आपके डिपार्टमेंट में 2 एक्सरे रूम हो, अगर 2 एक्सरे रूम हो तो डार्क रूम इन दोनों एक्सरे रूम के एकदम मिड में रहेगा, बीच में रहेगा, ताकि दोनों के बीच में जो कैसेट और फिल्म का आदान प्रदान हो रहा है वो बहुत सुगम तरीके से हो सके। बात करते हैं, डार्क रूम के बाहर एक रेड कलर का बल्ब लगा होता है। अगर अपन इमेजिन करें तो एक इस तरह का एक बल्ब लगा हुआ है रेड कलर का, यहां पे देखिए, दिख रहा है आपको? इस पे क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि रेड कलर का बल्ब क्यों बना हुआ है। तो आप देखिए, ये रेड लाइट का जो बल्ब है ये एंट्रेंस पे बनाया हुआ है। ये क्यों बनाया हुआ है? ये इंडिकेट करता है, क्या संकेत करता है? वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि डार्क रूम में अभी काम चल रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है डार्क रूम में। जैसे आपने ऑपरेशन थिएटर के बाद देखा होगा, अगर रेड कलर का बल्ब है तो अपन समझ जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी विंडो, खिड़की नहीं होती है डार्क रूम के अंदर। यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एसी। ठीक है, एयर कंडीशनर। चलिए आगे चलते हैं। इसी की अगले वाले पार्ट के अंदर डार्क रूम की अगर अपन साइज की बात करें कि आकार कितना है, तो दोस्तों इसका आकार होता है 100 फीट स्क्वायर। 100 फीट स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 फीट तो लंबा, 10 फीट चौड़ा। अगर इसका अपन फ्लोर देखें, फर्श देखें, तो वो कैसा है? 10 फीट लंबा है और 10 फीट ही क्या है दोस्तों? चौड़ा है। जबकि बात करें इसकी हाइट की, यानी सीलिंग, छत की हाइट की बात करें, वो कितनी होती है? 11 फीट। अगर अपन लिखें इसको इनडायरेक्टली तो अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? ध्यान से देखना, इसको लिखा जा सकता है 10 बाई 11, यानी ये तो क्या हो गया इसका एरिया और ये हो गई इसकी हाइट। आगे चलते हैं कि अगर एक कंक्रीट से बनी हुई दीवार है डार्क रूम की, तो वो लगभग 150 mm मोटी होगी और इस पे लेड इक्विवेलेंट, लेड यानी शीशा,
यानी शीशे के समान कोई पदार्थ ले सकते हो या डायरेक्टली शीशा भी ले सकते हो, उसकी प्लास्टरिंग होती है, परत होती है कितनी, 1.5 mm की। यानी अगर मैं इनडायरेक्टली बताऊं तो आपके ये कैसा बना हुआ है, इस तरह से समझिए दोस्तों, ये आपकी दीवार है जो कितना mm है, 150 mm, और इस 150 mm की दीवार के ऊपर ये प्लास्टर लगा हुआ है किसका, लेड का। तो ये लेड इक्विवेलेंट का प्लास्टर लगा हुआ है और यहां पे दीवार कितनी है, 150 mm। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इस बार आप देख रहे हो, ये एम्स जोधपुर में इसी बार आया है। तो जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूं यहां पे जो माइंड मैप्स में जो लाइंस लिखी हुई हैं, प्रत्येक लाइन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लाइंस का पर्सपेक्टिव यही है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके। तो एक एक लाइन इंपोर्टेंट अपने माइंड मैप्स की। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसकी फ्लोर की, फर्श की बात करते हैं दोस्तों। फर्श के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो फर्श होता है वो बना होता है पोर्सिलेन टाइल्स का। पोर्सिलेन टाइल्स क्या चीज होती हैं, देखो आपके पास में क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी को आपने बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको गर्म करोगे तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अगर मोलिक्यूल्स आपस में चिपक चुके हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा अपने को, कि ये जो टाइल्स बनेंगी वो बनेंगी नॉन पोरस। नॉन पोरस का मतलब होता है इसमें कोई भी छिद्र नहीं है, पोर यानी छिद्र नहीं है। बात करते हैं आगे, यह ड्यूरेबल होती है, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इजीली क्लीन्ड, इजीली क्लीन मतलब इसको आसानी से साफ किया जा सकता है, सफाई कर सकते हैं। नॉट स्लिपरी यानी इस पे फिसलते नहीं हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंट टू स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का कोई धब्बा, दाग धब्बा लगा हुआ है वो, यानी स्टेनिंग के लिए क्या होगी, प्रतिरोधक रहेगी, वहां पे कोई दाग धब्बा भी नहीं लगेगी। और साथ में कोरोजिव, कोरोजिव यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि जंग लगा सकते हैं, वहां पे एक स्टेन छोड़ सकते हैं परमानेंट, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उनसे भी क्या रहती है, रेजिस्टेंट रहती है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसकी वॉल्स की। वॉल का मतलब होता है दीवार। दीवार के ऊपर जो टाइल होती है वो होती है ग्लेज्ड टाइल्स। अब एक ग्लेज्ड टाइल क्या होती है, देखिए ग्लेज टाइल्स क्या होता है कि मिट्टी की बनी हुई टाइल्स ही हैं, लेकिन क्या करोगे आप, कोई भी कांच ले लोगे, ग्लास ले लोगे और ग्लास को पिघला के लिक्विड माध्यम के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा लिक्विड बना दिया और उसके ऊपर उसकी परत चढ़ा दी, तो वो क्या होती हैं आपकी ग्लेज्ड टाइल्स। ग्लेज टाइल्स की क्यों बनाई गई, क्योंकि अगर आपके डार्क रूम के अंदर थोड़ी सी भी डस्ट है, धूल मिट्टी है, तो ये डस्ट क्या हो जाएगी, उन टाइल्स के ऊपर चिपक जाएगी। तो आप क्या करोगे, उन टाइल्स के जरिए पहचान सकते हो कि यहाँ पे डस्ट लगी हुई है और उस डस्ट की सफाई आपको आसानी से की जा सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के पॉइंट के आगे चलते हैं। ये जो वॉल्स दीवार होती हैं वो होती हैं लाइट कलर्ड। ये लाइट कलर्ड यानी हल्के कलर की होती हैं। हल्के कलर की क्यों होती हैं दोस्तों, समझिए। डार्क रूम के अंदर आपको पता है कि प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग किसकी की जाती है, फिल्म की। जो फिल्म होती है वो लाइट के लिए और साथ में कलर के लिए सेंसिटिव होती है। यानी अगर आपके डार्क रूम के अंदर लाइट गिरी, ठीक है, तो वो लाइट क्या करेगी, उन फिल्म्स को खराब कर देगी। तो आप चाहते हो कि उस डार्क रूम में ऐसी लाइट गिरे जो कि फिल्म को खराब नहीं करे, उस लाइट को बोलते हैं सेफ लाइट। अब दोस्तों जो सेफ लाइट होती है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, कमजोर होती है, ठीक है, मतलब एकदम डिम लाइट होती है और उस डिम लाइट का यूज किया जाता है। कम से कम लाइट यूज करेंगे अपन, तो डिम लाइट यूज कर रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि जो डिम लाइट है इसकी रोशनी पूरे के पूरे डार्क रूम के अंदर फैल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं, एक तो गहरा कलर होता है, डार्क कलर होता है, एक लाइट कलर होता है। जो लाइट कलर है वो रोशनी को बिखेर देता है, जबकि जो डार्क कलर है जैसे कि ब्लैक कलर है, ये रोशनी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो दीवार कैसी बनाई हुई है, लाइट कलर की बनाई हुई दोस्तों। लाइट कलर की इसलिए है, ये लाइट कलर या तो व्हाइट हो सकता है या क्रीम कलर का हो सकता है, ताकि लाइट का, सेफ लाइट का क्या हो सके, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो सके, मैक्सिमम अधिकतर परावर्तन हो सके। अगर अधिकतम परावर्तन होगा तो अपन अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है उसको आसानी से देख पाएंगे। साथ में देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है कि मान लो डार्क रूम की दीवार एकदम ब्लैक हो, तो ब्लैक कलर अपने को दिखता ही नहीं है। अगर ब्लैक कलर नहीं दिख रहा तो अपने कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये दीवार मेरे से कितना पास में है या कितना दूर है। यानी कि ब्लैक कलर का मतलब होता है नो स्पेस, यानी कि वहां पे आपके डार्क रूम में कोई स्पेस, जगह है ही नहीं। अगर ऐसा पॉइंट आपके सामने आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि ये लाइट कलर की दीवार अपन यूज करेंगे।
चलते हैं, डार्क रूम पे कोई भी प्लास्टर नहीं किया जाता। प्लास्टर यानी कोई पेंट का प्लास्टर नहीं होता या कोई बिल्ला पट्टी नहीं होती उसके ऊपर। क्यों नहीं होती? इसका रीजन क्या है कि उतरने वाले फ्लैक्स केसेट या फिल्म पर गिरने लगेंगे। यानी देखो, जब भी आप कलर करते हो या फिर कोई भी प्लास्टर कर देते हो आप दीवार पे, तो क्या होता है, उसकी छोटी 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 पपड़ियां उतर उतर के नीचे आ रही होती हैं, और वो पपड़ियां जो अगर मान लो कि फिल्म के ऊपर गिर जाएंगी तो फिल्म क्या हो जाएगी, उसी जगह पे खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, डार्क रूम में मौजूद जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, जो भी मेटल यानी ऐसी चीजें जो कि करंट को पास कर सकती हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उनकी अर्थिंग कर दी जाती है। अर्थिंग करने से क्या होगा, देखिए इस तरह से समझना दोस्तों, ध्यान से देखिए। मान के चलो कि ये कोई आपका मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल बनी हुई है। अगर मेटल के ऊपर थोड़ी सी भी अगर करंट आ गई तो करंट आने की वजह से अगर आप उसको छूओगे तो आपको भी करंट लगेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसकी अर्थिंग कर देता हूं, यानी इसका डायरेक्ट कंट्रोल कहां से कर देते हैं, अर्थ से। कनेक्शन अर्थ से कर दिया तो यहां पे जो वोल्टेज बनता है, जो करंट होती है, वो करंट डायरेक्ट कहां भेज दी जाती है, धरती के अंदर जमीन में भेज दी जाती है, यानी आपको उसमें करंट नहीं लगेगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है टू प्रिवेंट, रोकथाम करने के लिए, किससे, इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी आपके बिजली के झटके नहीं लगे। तो ये जो टॉपिक अभी तक हमने डार्क रूम के लेआउट के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर एमसीक्यूज अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। देखिए, एक्सरे इमेजिंग नहीं, ये एक्सरे रूम का होता है। फिल्म प्रोसेसिंग, हाँ, डार्क रूम में फिल्म को क्या किया जाता है दोस्तों, प्रोसेस किया जाता है। रेडियोलॉजी रिसर्च, ऐसा भी कुछ नहीं होता। फोटोग्राफी एग्जीबिशन, नहीं, ये भी नहीं होता। तो सही आंसर क्या है आपका, फिल्म की प्रोसेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज द डार्क रूम टिपिकली लोकेटेड इन रिलेशन टू द एक्सरे रूम, यानी एक्सरे रूम के पर्सपेक्टिव के अंदर डार्क रूम कहां रहेगा। तो अपन ने क्या बताया था, डार्क रूम एक्सरे रूम के एकदम कहां रहता है, पास रहता है। तो लिखा हुआ है एडजेसेंट टू द एक्सरे रूम, तो बी ऑप्शन यहां पे सही है। What are the recommended size for the dark room? डार्क रूम के लिए रिकमेंड की हुई साइज कौन सी है। तो भी बताया हुआ था 10 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंची। चलते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद में अपना फोर्थ क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम प्लास्टर्ड विद, यानी डार्क रूम के ऊपर प्लास्टरिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, किसकी। तो अपन ने देखो उसी नोट्स के अंदर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ था, 1.5 mm लेड इक्विवेलेंट। तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट क्वालिटीज शुड द फ्लोर ऑफ द डार्क रूम पजेस, यानी कि डार्क रूम के जो फ्लोर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, मैं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इंग्लिश में दे रहा हूं, इनका हिंदी ट्रांसलेशन में कर रहा हूं। हिंदी में हम क्यों नहीं क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर आपको लगता होगा कि हिंदी में ट्रांसलेशन आ सकता है, लेकिन जो अदर स्टेट की वैकेंसीज के एग्जाम हैं या फिर एम्स की हायर एग्जाम्स हैं, उनके अंदर इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत कम होता है। आ रही बात समझ में। तो देखिए कौन सी क्वालिटीज डार्क रूम के फ्लोर के लिए जरूरी है। तो देखिए पहला नंबर पे लिखा हुआ स्लिपरी एंड इजीली स्टैंड, ऐसी जो उस पे आप स्लिप हो जाओ, फिसल जाओ और जहां पे दाग धब्बे लग जाएं, नहीं, हमें ऐसा फ्लोर भी नहीं चाहिए। इजीली क्लीन्ड, आसानी से उसको साफ किया जा सके। ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चले। स्लिपरी, जिसमें फिसलन हो, नहीं, फिसलन नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चले। इजीली क्लीन्ड, अच्छे से साफ किया जा सके। और नॉट स्लिपरी, जिसपे फिसलन भी ना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, सी वाला। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर डी की बात करें, स्टेन रेजिस्टेंट, यानी धब्बों के लिए प्रतिरोधक होना चाहिए, वो तो सही है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कोरोजिव, जंग लगने वाला, लेकिन नहीं, जंग लगने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द डार्क रूम मेड अप ऑफ, जो डार्क रूम की फ्लोर होता है, फर्श होता है, और जो दीवारें होती हैं वो कौन कौन सी टाइल्स की बनी होती हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए पोर्सेलिन टाइल्स एंड ग्लेज्ड टाइल्स, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट वाले में जो बताया हुआ है पोर्सेलिन ग्लेज्ड, ठीक है। तो ये आपका शुरुआत में जब अपन ने नोट्स के बारे में डिस्कशन किया था तब इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। लिख रहा है व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ विंडोज डिस्करेज्ड इन द डार्क रूम, यानी डार्क रूम के अंदर विंडोज की प्रेजेंस क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, टू एंजॉय द व्यू, बाहर का एंजॉय, अपन बाहर का व्यू को अपन एंजॉय नहीं कर सकते इसलिए। टू इंक्रीज द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन यानी हवा बाहर से अंदर आए इसलिए, ना आए इसलिए। टू प्रिवेंट आउटसाइड लाइट फ्रॉम द एंटरिंग, अपन चाहते हैं कि बाहर की लाइट अंदर नहीं आ जाए, इसी वजह से अपन खिड़की की जगह क्या लगाते हैं दोस्तों,
पता है ना आपको क्या लगाते हैं, एयर कंडीशनर। What is the ideal choice for the controlling the temperature inside the dark room? डार्क रूम के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है दोस्तों, एयर कंडीशनिंग डिवाइस। चलते हैं आगे। Why is a red light at the entrance of dark room considered essential? यानी कि डार्क रूम के बाहर एक रेड कलर का बल्ब क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर अपन ने बताया था, क्यों लगाया जाता है, ताकि ये इंडिकेट कर सके कि अंदर डार्क रूम के अंदर काम चल रहा है, वर्क प्रोग्रेस में है। आगे चलते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन विद मेटेलिक ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम, यानी डार्क रूम में काम करने के दौरान कौन सी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रिकॉशन, सावधानी रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है, सावधानी। पेंट देम रेड, क्या उसे रेड कलर से पेंट करें, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। रिमूव फ्रॉम द डार्क रूम, उसे डार्क रूम से हटा के बाहर फेंक दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारी मेटेलिक चीजें वहां पे काम आने वाली है प्रोसेसिंग के दौरान। ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट मस्ट बी अर्थन टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल शॉक, अपने को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे इसलिए सभी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अपन क्या कर देंगे दोस्तों, अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग से क्या होगा कि जो करंट है, जो बनने वाली करंट है, उसमें पहुंचने वाली करंट है, सीधा का सीधा कहां पहुंच जानी है, अर्थ के अंदर। कीप देम इन ए सेपरेट रूम, इनको कोई अलग रूम में रखें, नहीं, उसी रूम में रहने देते हैं। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वाई आर द इनसाइड वॉल्स ऑफ डार्क रूम लाइट कलर, यानी कि डार्क रूम की जो अंदर की दीवार है वो लाइट कलर की क्यों होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू रिफ्लेक्ट द सेफ लाइट, सेफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि चारों तरफ अपने पास में रोशनी मिल सके देखने के लिए। दूसरा है फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस, एक साइकोलॉजिकल रीजन बना हुआ है कि अगर बहुत ज्यादा डार्क कमरा रहेगा तो डर रहेगा, हाँ ये भी ऑप्शन सही है। फियर ऑफ नॉइज स्पेस, देखो डार्क रूम से अपने को पता नहीं लगता कि कौन सी दीवार कितना पास में, अगर डार्क कलर होगा तो इस वजह से क्या लिखा हुआ है कि वहां पे डर रहेगा कि कोई स्पेस ही नहीं बच रहा। एंड फाइनली लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों रीजन सही हैं। तो दोस्तों इसके साथ में अपना ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। ये था अपना डार्क रूम का लेआउट। दोस्तों नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन के बारे में। इल्यूमिनेशन यानी कि डार्क रूम के अंदर किस हिसाब से रोशनी की जाती है, किस हिसाब से चमक होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इसी सेशन के सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।